अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। कमाल शेरबाज कह रहा था कि बाबा, अगर कोई हमारा आदमी पूछने आए तो इसे अपने पास बिठा लेना, और अगर हम सो भी रहे हों तो आकर जगा देना। समझ गए ना? ठीक है सर। दोपहर के 3 बजे आलमगीर भाई आ गया। हमने इसे ये बात बताई तो कुछ देर सोच में पड़ गया। कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम लोगों को जगह बदल देनी चाहिए। शाम को मेरा ड्राइवर आकर तुम्हें इस जंगल में से दूसरी जगह ले जाएगा। वो शहर के हदूद के करीब भी है और यहाँ से ज़्यादा महफूज भी है। हमने कोई एतराज़ न किया। शेरबाज ने तब इसे बता दिया कि हमारा इरादा इस हफ्ते की रात को कर्नल वाडेकर पर हमला करने का है। अब इसे बता देना ज़रूरी हो गया था। वो बोला, हफ्ता तो परसों है, इस लिहाज से तो तुम्हें ये जगह ज़रूर बदल लेनी चाहिए, मगर तुम ये काम सोच समझ कर करना। अगर तुमने इस हमले में कर्नल वाडेकर को हलाक कर दिया तो मेरे पास ना आना, न इस रेस्ट हाउस का रुख करना। मैं तुम्हें नई जगह पर भिजवा रहा हूँ, वहीं छुपे रहना। मैं खुद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तुमसे वहीं आकर मिल लूँगा। हमारे साथ चाय की एक प्याली पीकर आलमगीर चला गया। शाम अभी पूरी तरह से नहीं छाई थी कि आलमगीर का खास ड्राइवर जीप लेकर आ गया। हमने अपना थैला उठाया जिसमें हमारा ज़रूरी सामान और कुछ कपड़े थे। हम जीप में बैठे और नए ठिकाने की तरफ चल दिए। ये नई जगह इस जंगल में रेस्ट हाउस से शहर की जानिब कोई 3 मील आगे एक टीले के दामन में थी। लगता था कि कभी वहाँ कोई कोयले को बनाने वाला भट्टा हुआ करता था। ज़मीन के अंदर 2-3 भट्टों के आसार बाकी रह गए थे। यहाँ कीकर और नीम के दरख्तों के पीछे पत्तों की दीवारों और खपरेल की छतों वाले एक कैबन बना हुआ था। ये वीरान पड़ा था। इसके पीछे एक बावर्ची खाना था। ड्राइवर कहने लगा, सर मैं सुबह खाने पीने का सारा सामान लेकर आ जाऊँगा। पीछे एक नदी बहती है, इसका पानी मीठा है, आप इसे पी सकते हैं। कैबन में एक ही कमरा था। फर्श लकड़ी का था जो शिकस्ता हो रहा था। बांस की 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी जिन पर मच्छरदानियाँ लगाने वाले डंडे लगे हुए थे। लोहे की 2 कुर्सियाँ कैबिन का जो छोटा सा बरामदा था वहाँ पड़ी हुई थी। मैंने शेरबाज से कहा, यहाँ रेस्ट हाउस वाला आराम तो नहीं है, लेकिन हम महफूज हो जाएंगे। ड्राइवर हमारे लिए बिरयानी के 2 पार्सल और बोतल में गर्म चाय साथ लेकर आया था। इस इलाके में बिरयानी के पैकेट जो होटल वाले पैक करके देते थे, पार्सल के नाम से पुकारे जाते थे। हमने रात को कैबिन में लालटेन रोशन कर दी। ड्राइवर चला गया था। हम बरामदे में लोहे की कुर्सियों पर बैठकर चाय पीने लगे। कैबिन का दरवाज़ा हमने बंद कर रखा था ताकि अंदर जलती हुई लालटेन की रोशनी हम पर ना पड़े। यहाँ भी रेस्ट हाउस वाली खामोशी थी। किसी किसी दरख्त पर किसी किसी परिंदे के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। आलमगीर के ड्राइवर ने कहा था कि वहाँ से शहर सिर्फ 3 मील के फासले पर है। इसने ये भी बता दिया था कि अगर हम शहर जाना चाहें तो किस तरफ से जाना होगा और किस जगह हमें आलमगीर के घर के सामने से गुजरने वाली बस मिल जाएगी। अगरचे अब हमें आलमगीर के घर जाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे रोज़ जुम्मा था, इससे अगले रोज़ हफ्ते का दिन था और हफ्ते की रात को हमने कर्नल वाडेकर से इंतकाम लेना था। आलमगीर ने हमें ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि हमले के बाद जो भी सूरत हाल बने हम इसके मकान पर हरगिज़ न आए। दूसरे रोज़ हफ्ते का दिन तैयारियों और रिहर्सल में गुजर गया। हमने अपने कमांडो ऑपरेशन की एक एक तफसील तय कर ली थी और कई बार रिहर्सल भी कर चुके थे। हमने कर्नल वाडेकर पर किस तरह से हमला करना था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्शन को आप आगे चलकर खुद ही सुन लेंगे। इस मिशन में कामयाबी का 50% इम्कान था। बहुत मुमकिन था कि मैडम सऊदी की कोठी में घुसकर एन इस वक्त पर कर्नल वाडेकर को मौत के घाट उतार दें जब वो रंगरलियाँ मना रहा हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि कर्नल वाडेकर एन वक्त पर होशियार हो जाए और बॉडीगार्ड्स को आवाज़ देकर और बॉडीगार्ड्स अंदर आते ही हम पर गोलियां बौछार दें, क्योंकि आखिर वो भारत के रेगुलर आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर था, कोई नाड़ी आदमी नहीं था। आलमगीर की रिपोर्ट के मुताबिक वो शराब भी नहीं पीता था। पीता भी था तो ज़्यादा नहीं पीता था। क्या हम इसे मधोशी में दबोच लें? रिपोर्ट के मुताबिक वो 2-3 पैक से ज़्यादा नहीं पीता था। एक पुराने शराबी के लिए 2-3 पैक कोई हैसियत नहीं रखते थे। वो पूरी तरह होश में होता है। ये तमाम खदशात, इम्कानात और तफसीलात हमारे सामने थी और हम इनकी रोशनी में आगे बढ़ना चाहते थे, बल्कि बढ़ रहे थे। शाम के वक्त हमने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल खोलकर साफ़ किए, इनको अच्छी तरह से चेक किया। 2-3 अलग से मैगजीन जेब में रख लिए। हमें हैंड ग्रेनेड्स की ज़रूरत नहीं थी। हमने एक बड़ा चाकू भी अपने साथ रख लिया था। हम आम किस्म की सूती बुश शर्ट और ठंडी पतलूनों में ही थे। हमारा कोई कमांडो वाला लिबास नहीं था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये कोई पेचीदा और कमांडो ऑपरेशन नहीं था। एक कोठी में घुसकर एक आदमी को मोड़ के घाट उतारना था। सिर्फ इतनी एहतियात करनी थी कि हम वहाँ से बचकर निकल आएँ। शाम का अंधेरा होते ही हम अपने नए ठिकाने से निकल पड़े। आलमगीर के ड्राइवर ने हमें जो रास्ता बताया था, इसी रास्ते से गुजरकर हम बड़ी जल्दी बेंगलोर शहर के बाहर की आबादियों में पहुंच गए। यहाँ से हमने एक बस पकड़ी और शहर के इस इलाके में आकर बस स्टॉप पर उतर गए, जहाँ से मैडम सऊदी की कोठी तक वो मुश्किल 5 मिनट का पैदल रास्ता था। हम इन सड़कों से वाकिफ हो गए थे। चौक में एक सड़क में अंदर जाकर एक सिनेमा घर था। इसमें तमिल और तेलुगु फिल्में चलती थी। हमने प्रोग्राम बना रखा था कि इस सिनेमा हाउस में रात का पहला हिस्सा गुजारेंगे। चुनाचे सिनेमा हाउस के हॉल में टिकट लेकर हम लोग बैठ गए। बड़ा गुंजान और गंदा सिनेमा हॉल था। अगरचे हम फर्स्ट क्लास में बैठे थे मगर कुर्सियाँ टूटी हुई थी। हमें तो वक्त गुजारना था। फिल्म तेलुगु ज़बान में थी जिसके मकाल में हमारी समझ से बालातर थे।
हम बस फिल्म के सीन और डांस शौक से देखते रहे। हमारे पास भरे हुए ऑटोमेटिक पिस्तौल और बड़े चाकू थे। खतरा था कि कोई पुलिस वाला महज शक की बिना पर हमारी तलाशी ना ले ले। हमें ये शोभा भी बढ़ चुका था कि शायद बेंगलोर की खुफिया पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। चुनाचा हम बड़े चौकस होकर बैठे थे, फिल्म भी देख रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद सिनेमा हॉल में नजरें घुमाकर जायजा भी ले लेते थे। हमें हर शय नॉर्मल लग रही थी। सिनेमा हॉल में कोई पुलिस का सिपाही नहीं था। हमने सिनेमा हाउस में दाखिल होते वक्त ये भी तसल्ली कर ली थी कि हमारा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। फिल्म खत्म हुई तो हम वहाँ से निकल आए। दूसरे रोज बाजार में आकर हम एक चाय की दुकान में बैठ गए। वहाँ कॉफ़ी भी मिलती थी। हमने कॉफ़ी मंगवा ली। हम दरअसल कुछ वक्त गुजारना चाहते थे ताकि मैडम सोजी के यहाँ रात गहरी हो गई हो तो हम पहुँचे। हमें यकीन था कि हफ्ते की रात है, कर्नल वाडेकर वहाँ ज़रूर आया होगा। हमने इसी उम्मीद पर सारा मंसूबा बनाया था। जब रात के 10:30 बज गए तो हम चाय की दुकान से निकलकर पैदल ही मैडम सोजी की कोठी की तरफ चल पड़े। मैडम सोजी की कोठी वाली सड़क पर आकर हम सामने वाले फुटपाथ पर हो गए। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोठियों के पोर्चों में कहीं कहीं रोशनियाँ हो रही थी। हम जब मैडम सोजी की कोठी के सामने पहुंचे तो हमारी नजरें कोठी के सीन की तरफ उठ गई। सीन में कर्नल वाडेकर की कार खड़ी थी। हमने इत्मीनान कर सांस लिया। दोनों बॉडीगार्ड्स फौजी वर्दी में बरामदे में खड़े थे। हम वहाँ रुके बगैर आगे निकल गए। मैंने कमांडर शेरबाज से कहा, जब हम चाय की दुकान से बाहर निकले थे तो एक आदमी सिगरेट पान की दुकान के सामने खड़ा बीड़ी पी रहा था। इसने मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ घूर कर देखा था। कमांडर शेरबाज ने कहा, तुमने इस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? अब इन बातों का वक्त नहीं है। हम टारगेट पर पहुंच चुके हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। हमें हर हालत में टारगेट पाना है। हम अपने साथ नैलून के एक बारीक रस्सी का गुच्छा भी ले गए थे जो मेरी जेब में था। इस रस्सी के सिरे पर लोहे का एक हुक लगा हुआ था। ये कमांडर शेरबाज ने खुद लगाया था। इस रस्सी के जरिए हमें मैडम सोजी की कोठी की पीली दीवार फांदनी थी। सड़क के आखिरी किनारे पर जाकर हम बाईं जानिब इस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गए जो कोठियों के पिछवाड़े के दरमियान से गुजरता था। यह अंधेरा था। कोठियों के अगली सेहनों और बरामदों की रोशनी वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत मध्यम हो जाती थी। कमांडर शेरबाज ने मुझे इशारा किया। मैंने जेब से नैलून की रस्सी का गुच्छा निकालकर हाथ में पकड़ा और इसके आगे से हुक निकालकर कोठियों की अगली दीवार के साथ साथ चलने लगा। कमांडर शेरबाज मेरे पीछे था। वो भी दीवारों के साथ लगकर चल रहा था। यहाँ अंधेरा था। 3-4 कोठियाँ छोड़कर मैडम सोजी की कोठी की दीवार आ गई। कमांडर शेरबाज मंसूबे के मुताबिक दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। ऑटोमेटिक पिस्तौल इसके हाथ में था। मेरा पिस्तौल मेरी जेब में था। मैंने दीवार से 2 कदम पीछे हटकर नैलून की रस्सी का हुक वाला सिरा घुमाकर ऊपर नारियल के दरख्त की तरफ उछाल दिया। लोहे की हुक नारियल के दरख्त के झाड़ में जाकर फंस गई। मैंने इसे 2-3 मरतबा जोर जोर से अपनी तरफ खींचा। जब देखा कि हुक पक्की तरह से फंस गया है तो मैं दीवार के साथ आ गया और कमांडर शेरबाज को इशारा किया। इसने रस्सी मेरे हाथ से ले ली और देखते देखते फुर्ती से दीवार के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद मैं भी रस्सी के जरिए दीवार पर कदम रखता हुआ ऊपर चढ़ गया। दीवार की मुंडेर पर अंदर लगी हुई झाड़ियों की भील फैली हुई थी। हम दीवार की मुंडेर पर ऊंधे लेट गए और कोठी के अंदर पिछले सहन का जायजा लेने लगे। इस सहन में कोई बत्ती नहीं थी। सिर्फ कमरे में बत्ती रोशन थी जिसके रोशनदानों में से फीकी फीकी रोशनी बाहर सहन और बरामदे में पड़ रही थी। मैं नीचे उतरने लगा तो कमांडो शेरबाज ने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। मैंने इसके कान के पास मुँह ले जाकर सरगोशी में पूछा। इसने भी सरगोशी में जवाब दिया, पिछले हफ्ते इस तरफ वाले बरामदे की बत्ती जल रही थी, आज क्यों बुझी हुई है? मैंने कहा, हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो। इसके बावजूद मैंने महसूस किया कि कमांडर शेरबाज नीचे उतरते हुए कुछ हिचकिचा रहा था। नैलून की रस्सी मैंने बाहर से ऊपर खींचकर कोठी की दीवार के अंदर डाल दी थी। अब हमें इसी रस्सी के सहारे नीचे उतरना और कमांडो ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद इसी रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़कर वहां से फरार हो जाना था। मैंने कमांडर शेरबाज को आहिस्ता से कहा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, सूरत हाल कुछ पतली बदली सी लग रही है। हम अंधेरे में छुपलियों की तरह कोठी की ऊंची दीवार के मुंडेर पर उल्टे लेटे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में बातें कर रहे थे। फिर कमांडर शेरबाज ने नीचे उतरने का फैसला कर लिया। वो रस्सी की मदद से नीचे उतरा और नीचे उतरते ही नारियल के दरख्त के साथ लगकर अंधेरे में बैठ गया। इसके बाद मैं भी रस्सी को पकड़कर नीचे उतर गया। हम दोनों 3-4 सेकंड अंधेरे में चुपचाप बैठे घूर घूर कर कोठी के बरामदे को देखते रहे, जहाँ कमरे के रोशनदान में से धुंधली धुंधली रोशनी बाहर आ रही थी। हम उठकर दबे पांव बरामदे की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। दूसरी तरफ कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमांडो शेरबाज ने हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया कि हमें अंदर जाना चाहिए। इसके साथ ही इसने दरवाजे को 2 उंगलियों के दबाव से अंदर को धकेला। दरवाज़ा खुल गया। मुझे ख्याल आया कि रात के वक्त इस कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला रखा है, अंदर से इससे चटकने क्यों नहीं लगाई गई। दिल में तरह तरह के वसवसे और शक व शोबे पैदा होने लगे थे, मगर इनकी तरफ ध्यान देने का वक्त गुजर चुका था। हम एक्शन कर चुके थे। अब टारगेट मारे बगैर हम वापस नहीं जा सकते थे। हम थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होते ही हमने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह बेडरूम था, मगर सिंगल बेडरूम था। एक पलंग बिछा हुआ था, 2-4 आरामदेह कुर्सियाँ और एक चारपाई थी जिस पर गुलदान पड़ा हुआ था। कार्नर पर भी गुलदान सजा हुआ था। दीवार की तरफ एक बत्ती जल रही थी। दूसरे कमरे से हमें एक मर्द और औरत के हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ आई। कमांडर शेरबाज ने भी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, कर्नल वाडेकर अपनी महबूबा के पास मौजूद है।
इसने ऑटोमेटिक पिस्तौल को एक नज़र देखा, फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिसके पीछे से और मर्द के हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा भारी लकड़ी का था और इसमें कोई दरार या सुराख नहीं था कि जिससे हम दूसरी तरफ देख सकते। मैंने दरवाजे पर उंगली रखकर कमांडर शेरबाज को ऐसा इशारा किया जिसका मतलब था कि अगर दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद नहीं था तो मैं इसे खोल दूंगा। कमांडर शेरबाज ने आहिस्ता से इस बात पर सर हिलाया। मैं दरवाजे के एक पट को जरा सा धकेला। हैरानी की बात थी कि दरवाज़ा भी खुला था। मेरे दिल ने कहा, अंदर मत जाओ। ये एक इशारा था, एक आवाज़ सी थी जिसकी सरगोशी मैंने बराबर सुनी थी। मैं दरवाज़ा खोलते हुए जक रहा था कि कमांडर शेरबाज ने धड़क से दरवाज़ा खोल दिया और पिस्तौल की नाली आगे करते हुए कहा, अपनी जगह से ना हिलना। मैं भी पिस्तौल तान कर कमरे में घुस गया। कमरे में एक सिख सरदार जी एक औरत के पास बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसके सामने मेज़ पर शराब की बोतल और 2 गिलास पड़े थे। कर्नल वाडेकर वहाँ नहीं था। मैंने घबरा कर कमरे में इधर उधर देखा। कमांडर शेरबाज ने सरदार जी पर पिस्तौल तान ली और गरज कर पूछा, कर्नल वाडेकर कहाँ है? जल्दी बोलो, नहीं तो शूट कर दूंगा। सिख सरदार जी ने और औरत ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। इनके चेहरे बता रहे थे कि वो घबराए हुए नहीं हैं। सिख सरदार ने बड़े आराम से कहा, कर्नल साहब अभी आ जाते हैं। अचानक पीछे से 4-5 आदमी हम पर इस तरह गिर पड़े जिस तरह कोई मिट्टी का तोड़ा गिरता है। हमें संभलने का मौका दिए बगैर इन्होंने हमें काबू कर लिया और 2 आदमियों ने हमारी गर्दनों के साथ टीनकरों की नालियां लगा दी। ये सब के सब सिविलियन कपड़ों में थे, मगर इनका अंदाज बता रहा था कि वो ट्रेंड कमांडो हैं।